1931 वो साल जब आखिरी बार भारत ने जातियों की आधिकारिक गिनती की थी। उसके बाद 90 साल से ज्यादा बीत गए, देश ने स्वतंत्रता देखी, संविधान पाया, आरक्षण नीति बनी, लेकिन आंकड़े नहीं बदले। जातियों की वास्तविक संख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनके हिस्सेदारी का कोई अद्यतन नहीं और ना ही प्रमाणिक रिकॉर्ड नया बना। और अब केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। आने वाली जनगणना में भारत सरकार देश की पूरी जातिगत संरचना का रिकॉर्ड करेगी। हाँ, आपने सही सुना, एक सदी के बाद भारत फिर से गिनने जा रहा है अपनी जातियां। मैं प्रवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। क्यों, ऐसा क्या बदल गया कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया? दरअसल बीते कुछ वर्षों में जातिगत आंकड़ों की मांग जोर पकड़ने लगी थी। बिहार सरकार ने 2023 में जब अपना जाति सर्वे करवाया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य उसमें सामने आए। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 63% हिस्सा ओबीसी और ईबीसी वर्गों से आता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों की हिस्सेदारी करीब 21% है। वहीं तथाकथित स्वर्ण या सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी महज 15% के आसपास रही। इसने पूरे देश में बहस को जन्म दिया। क्या आरक्षण की नीतियां, कल्याण योजनाएं और संसाधनों का वितरण वास्तव में समानुपातिक है? अब जब केंद्र सरकार ने इस दबाव के बीच जातिगत जनगणना का ऐलान किया तो यह सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि भारत की सामाजिक आर्थिक नीतियों के पुनर्निर्माण की आधारशिला बन सकती है। पर सवाल अब हर घर तक यह पहुंचेगा कि आपकी जाति क्या है, आपकी संख्या कितनी है और आप देश की किस सामाजिक स्थिति में खड़े हैं। लेकिन इसके मायने क्या है आम आदमी के लिए, यह भी यहां पर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर इस जनगणना को वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से अंजाम दिया गया तो सरकार को एक ठोस आधार मिलेगा अपनी आगामी नीतियां बनाने के लिए। जैसे अभी तक ओबीसी वर्ग के लिए मात्र 27% आरक्षण निर्धारित है, लेकिन अगर आने वाली जातिगत जनगणना में ओबीसी की वास्तविक संख्या 50% से ऊपर निकलती है तो क्या आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग नहीं उठेगी? क्या 50% की संवैधानिक सीमा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसे चुनौती नहीं दी जाएगी? दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं पर भी इसका असर होगा। केंद्र और राज्य सरकारें अब तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए योजनाएं बनाती रही हैं। छात्रवृत्तियां, स्कीम, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, लेकिन इन सभी नीतियों के अंदर अगर ओबीसी और उनके अंदर की उप जातियों के सही आंकड़े सामने आते हैं तो बदलाव देखा जाएगा। तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो इन वर्गों के लिए टारगेटेड स्कीम्स बनाए, जैसे कि क्रीमी लेयर की स्पष्ट परिभाषा दे, उप वर्गीकरण के आधार पर फायदे पहुंचाए और ग्रामीण शहरी ओबीसी के बीच में अंतर को डिफाइन करे। तीसरा, राजनीतिक समीकरणों पर भी बहुत भारी असर पड़ेगा। यदि किसी राज्य में किसी जाति या उपजाति की संख्या अधिक निकलती है तो वहां के राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन से लेकर नीतियों तक सब कुछ नए सिरे से तय करेंगे। और यही कारण है कि जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ भाजपा केंद्र में यह कह रही है कि वह समावेशी और तथ्य आधारित नीति बनाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक विजय बता रहा है। लेकिन हर नई पहल अपने साथ जोखिम भी लाती है। पहला जोखिम है सामाजिक बंटवारे का। भारत में पहले से ही जाति एक संवेदनशील विषय रहा है। अगर इस डेटा को सार्वजनिक किया गया तो जातियों के बीच तुलना, आपसी असंतोष और सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर तनाव बढ़ सकता है। दूसरा खतरा है डेटा के दुरुपयोग का। इतिहास गवाह है कि 2011 में जब सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया था तो उसमें 46 लाख से ज्यादा जातियों के नाम दर्ज हुए, कई डुप्लीकेट और कई भ्रमित करने वाले। आज भी वो डेटा कभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। अगर इस बार भी सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई तो डेटा छुपाया गया तो यह जनगणना सामाजिक न्याय नहीं बल्कि अविश्वास का कारण बन सकती है।
तीसरा काफी प्रभावशाली एक प्रभाव जो हो सकता है, जो किसी ने नहीं सोचा है, वो है निजी क्षेत्र पर। जैसे जैसे जातिगत आंकड़े स्पष्ट होंगे, आरक्षण की मांग सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहेगी। निजी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और यहां तक कि जुडिशरी में भी रिप्रेजेंटेशन की मांग तेज हो सकती है। इसका असर मेरिट बनाम रिप्रेजेंटेशन की बहस पर पड़ेगा, जिससे समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस जनगणना से हमें केवल जाति की संख्या मिलेगी, या ये भारत के भविष्य का सोशो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बन सकती है। देश में आज भी 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें अधिकतर ओबीसी या SC ST वर्ग से आते हैं। अगर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का डेटा हमारे पास होगा तो योजनाएं जैसे कि PM किसान योजना, मनरेगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ज्यादा टारगेटेड और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है पारदर्शिता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और डेटा को सार्वजनिक ना होने देना। हां, सार्वजनिक ना होने देना, ताकि आंकड़े सामाजिक बहस का विषय ना बने, बल्कि नीति निर्माण का आधार बने। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जाति नहीं, बल्कि रीजन, जेंडर और इनकम जैसे बहुआयामी पहलुओं को मिलाकर डिसएडवांटेज को समझा जाना चाहिए। जाति जरूरी है, लेकिन केवल जाति ही सब कुछ नहीं है। इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वो इस जनगणना को केवल चुनावी हथियार ना बनाए, बल्कि इसे न्याय और समावेश की दिशा में ठोस कदम बनाए। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात साफ है, आने वाली जातिगत जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं होगी, ये एक दस्तावेज होगा भारत की आत्मा को जानने का। लेकिन यही दस्तावेज हमें जोड़ सकता है या फिर हमें और भी बांट सकता है। अब फैसला आपके और हमारे हाथ में है कि हम इस जनगणना को कैसे देखना चाहते हैं। अगर इस चर्चा में आपके मन में कोई विचार जगाया है तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और सोचिए, क्या जातिगत जनगणना भारत के लिए जरूरी है, या फिर हम एक और विवाद के द्वार खोल रहे हैं। जय हिंद।